अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और सबसे पहले हम बात करेंगे माह आज़ादी से मुतालिक। तो आज 11 अगस्त है और 14 अगस्त की तारीख आने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। आज़ादी के दिन का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है, उसके लिए तैयारियां भी की जाती हैं जो कि न्यू की स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं वो मसरूफ़ होते हैं, अपनी गलियों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं और आज़ादी के दिन का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने कायदे आज़म की क़यादत में अलहदा वतन हासिल किया था। 14 अगस्त उन्हीं आज़ादी की खुशियों को मनाने का दिन है और ये इस एहसास का भी दिन है कि ये सरज़मीन हमारा फ़ख्र है और हमारा गरूर भी है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम पुरजोश है और हर कोई अपने ही अंदाज से खुशी का इजहार करता है। कहीं हम देखते हैं कि सब्ज़ हिलाली परचम हैं, झंडियाँ हैं, बरकी कुमकुमे लगाने शुरू किए जा चुके हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, तो कहीं जो बच्चे हैं, बड़े हैं और जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तानी झंडे के रंगों में मलबूस नज़र आएंगे। तो कहीं मिली नग़मे भी बजाए जाएंगे और कहीं आतिशबाजी और चरागां का एहतमाम भी किया जाएगा। तो इसके साथ साथ परचम कुशाई और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत के इजहार के लिए दीगर तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। हर साल की तरह आज़ादी की खुशियाँ ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम खुशी मना रहे हैं तो कोई भी इस तरह की हरकत ना करें जो कि दूसरों का बायस बने। आज़ादी की खुशी में हमें शजरकारी करनी चाहिए, जो बीमारों का हाल है वो पूछना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि एक रवायत बन चुकी है जिसमें बाजे बजाए जाते हैं, फायरिंग की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें इज्तनाब खुद भी करना चाहिए और जो बच्चे हैं उन्हें भी इस हवाले से सिखाना चाहिए। बच्चों को जो आज़ादी की नेमत है उसके बारे में बताने की ज़रूरत है कि यही असल आज़ादी है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत खत्म, मुलाकातें बेनतीजा, निगरान वजीर आज़म का फैसला ना हो सका। साइफर कहानी एक बार फिर मंजर आम पर, कौन सच्चा कौन झूठा। चेयरमैन पीटीआई को एक और केस में गिरफ्तारी का सामना। यौम आज़ादी चंद दिन दूर, जश्न की तैयारियां अरूज पर। और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आज़म से मुताल्लिक, जिनकी तकर्री का फैसला अभी तक नहीं हो चुका। हालांकि कौमी असम्बली और वफाकी काबीना भी तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वजीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है और अगर ये मामला 3 दिन में हल नहीं किया जाता, इस नाम को फाइनल नहीं किया जाता, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी अगर इस पर फैसला नहीं कर सकती तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आज़म नामजद करेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आज़म के नाम पर मुशावरत हुई है, ताहम हतमी नाम पर इतफाक अभी भी नहीं हो सका, जिसके बाद अब दोबारा मुशावरत की जाएगी। और कैसा ये मामला है कि पहले शायद इस पर बात नहीं की गई, कब से हम मीडिया में देख रहे हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन शायद हुकूमती सतह पर इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ख़त लिखकर मुशावरत के लिए मदऊ किया था, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म से मिलने पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे के सामने 3-3 नाम रखे, इस पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ किया गया, जबकि दीगर नामों में सादिक सिंजरानी का नाम भी था, हफीज़ शेख का नाम था, मियां मोहम्मद सोमरो और फवाद हसन फवाद भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उधर पीपी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए दिए गए नामों का इल्म नहीं है। और दूसरी जानिब जो बहुत अहम मामला है जिस पर बात भी की जाती रही कि अगर निगरान सेटअप आता है तो क्या जो IMF के साथ मुआहदे किए हैं इस हुकूमत ने, उनको वो किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो IMF ने निगरान हुकूमत के दौरानिए में मुमकिना तौसी पर निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर भी आमादगी का इजहार कर दिया है। और जो बातें की जा रही हैं केयर टेकर सेटअप के प्रोलॉन्ग होने की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें उसका एक तासुर नज़र आ रहा है, जिसके बाद जो अहम वजारतें हैं उनके लिए सिलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात की बात करें तो साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि नई हल्का बंदियों का ड्राफ्ट बन चुका है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो सकते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, सीनियर तजियाकार रज़ा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि जो निगरान वज़ीर आज़म का मामला है वो इतना पेचीदा कैसे हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत भी हुई, फिर भी कोई नाम अभी सामने नहीं आ सका। मीडिया में हम देख रहे हैं 1 महीने से इस पर बात हो रही है, तो क्या हुकूमती सतह पर इस पर बात नहीं की गई या जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जानबूझ के डिले नहीं हो रहा। बात यह कि फैसला करने वाले
बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं जो साबिक हुक्मरान कोलिशन थी उसके मेंबरान जो दो तीन बड़ी पार्टियां उनके अंदर भी इत्तेफाक ज़रूरी था। और वो PMLN और PPP का मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। पहले उनके दरमियान भी जो है एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्योंकि उनके मुख्तलिफ नाम उन्होंने सबमिट किए एक दूसरे को दिए और फिर उसके बाद जो अपोजिशन राजा रियाज साहब जो हैं उनकी भी इसमें जो है कंसेंसस या वोट ज़रूरी होगा इस नॉमिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होता है, वो जब तक उनकी भी कुछ मंजूरी या मर्जी किसी नाम पर ना हो तो उस वक्त तक मामला टंगा रहता है। यही वजह है कि अभी ये ताखीर हो रही है, लेकिन जैसा भी आपने जिक्र किया अगले 1-2 रोज में खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये आपस में नहीं तय कर पाएंगे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद से डिसाइड कर लेंगे। जी ठीक है, जिस तरह से हम भी ये जानते हैं कि मखलूत हुकूमत थी, बहुत से लोगों को इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना है, बहुत से लोगों से मुशावरत करनी है, लेकिन सवाल ये उठाया गया कि जिनसे मुशावरत करनी बनती थी अपोजिशन लीडर से, उनको सबसे आखिर में बुलाया गया, सबसे आखिर में उनसे बात की जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं रूमी साहब कि नया नाम एक सामने आ जाता है। कल सादिक संजरानी साहब का नाम सामने आ गया, तो ये 3 दिन में आपको लग रहा है कि हो पाएगा या मामला फिर पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा और फिर निगरान जो है वो किस पार्टी का तजवीज़ करदा हो सकता है या फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला जाएगा? देखिए आपने ठीक कहा कि राजा रियाज साहब के साथ मेरे ख्याल से पहले भी उनसे शायद कोई बातचीत हुई होगी इनफॉर्मली, लेकिन फॉर्मल मीटिंग उनकी आज हुई है और उसमें भी अभी वो कोई फाइनल चीज़ नहीं हुई। मगर इसमें सोचने की और देखने की ये बात है भाई कि पहले जैसे मैंने जिक्र किया मखलूत हुकूमत ने खुद से अपने इन हाउस इत्तेफाक करना था कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे, और यही वजह है कि उनको इसको वो करने में वक्त लगा और अब वो मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ है मामला। तो अब इन्होंने अपोजिशन से बातचीत शुरू की है। मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी जो है वो आजकल आपको पता है कि इस मामले पर आ रही है क्योंकि सबका ये कहना है कि ये निगरान हुकूमत जो है ये 90 दिन से ज़्यादा की होगी। खुद अगर इंतखाबात नई शुमारी के तहत होते हैं तो फिर तो वो 90 दिन से आगे कम से कम 120 दिन या शायद उससे भी ज़्यादा का वक्त दरकार होगा। तो इसमें आपको ये भी जिक्र कर दूं कि नाम बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक जो पहले कहा जा रहा था और वो बात अभी भी लोग उस पर कायम हैं कि एक इकोनॉमिस्ट को या माहिर माशियात जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, चूंकि IMF का माहिदा किया हुआ है और उसकी पासदारी करनी है और मुल्क की मईशत के जो फैसले करने हैं वो अगले 3-4 महीने में भी करने पड़ेंगे। चुनांचे ये जो मामला है ये यहाँ तक पहुंचा। अब देखिए कि आगे ये कैसे होता है और कैसे यहाँ पे बात बनती है। ठीक है रूमी साहब, लेकिन आपको ये लगता है कि निगरान हुकूमत का तो देखें जो बुनियादी काम है वो तो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अभी हम अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन पर जाता है और हो सकता है इलेक्शन कमीशन पर ये मामला डाल दिया जाए क्योंकि मजीद इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं इस निगरान हुकूमत को कि IMF के साथ भी वो बात कर सकें, वो जो माहिदा है उस पर भी अगर कोई डील मजीद करनी हो तो वो उस पर कर सके, तो शायद आपको लग रहा है कि ये जो हुकूमत है सब कुछ इलेक्शन कमीशन पर डालना चाह रही है? जी मेरा ख्याल है कि वो ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पे डालें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ तक मामला आएगा क्योंकि देखिए हुकूमत को भी और जो हमारे हैं क्या उसे बोलते हैं सिविलियन जो एक्टर्स हैं उन सब की ये इसमें एक राय है कि एक सियासी शख्सियत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो या कम से कम ऐसी शख्सियत हो जो कि ज़्यादा देर इलेक्शन में ताख़ीर को जो है वो कबूल ना करें और इलेक्शन करवा दें वक्त, क्योंकि ये एक आपको पता है कि मसला बना हुआ है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है तो फिर देखिए इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ही डिले हो गए तो फिर मामला बड़ा ख़राब होगा।
बिल्कुल रोमी साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, आम इंतखाबात के मामले पर भी हम देख रहे हैं सख्त कन्फ्यूजन है, और इंतखाबात में ताखीर की जो ज़्यादा खबरें हैं, जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं, वो कर भी नून लीग वाले रहे हैं, क्योंकि जो 16 माह का टेन्योर था, हमने देखा कि फेस सेविंग पर वही फ्रंट एंड पर वही मौजूद थे, उन्हीं की साख को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो फिर चाह रहे हैं कि ज़रा उन्हें वक्त मिल जाए इलेक्शन कैंपेन करने में, शायद जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ वो भी वापस आ जाएं तो वो मामला बेहतर कर सकें। जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि वो नून लीग को बहुत नुकसान हुआ है। गालिबन वो ये समझते हैं कि कुछ ज्यादा वक्त मिलेगा तो शायद वो अपनी इमेज बेहतर बना सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई 3 महीने एक्स्ट्रा से या 4 महीने एक्स्ट्रा से उनका इमेज ठीक हो जाएगा। क्या महंगाई नीचे आ जाएगी? क्या लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होता। लोगों को पता है कि महंगाई जो है वो पिछले साल 1.5 साल में जिस अंदाज से बढ़ी है, लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना। देखिए ना, 40% इन्फ्लेशन होगी। इतनी महंगाई तो इमरान खान साहब के दौर में नहीं थी, अगरचे कि हम उस वक्त सब कहते थे कि बड़ी इन्फ्लेशन है और ये और वो, तो आज वो नहीं ऐसी बात थी। तो बहरहाल ये उनकी खाम ख्याली है, और मैं नहीं समझता कि नून लीग को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा ताकीद से। ठीक है, तो रूमी साहब आप क्या समझते हैं, जो 16 महीने इस हुकूमत ने, मखलूत हुकूमत ने गुजारे हैं, बड़े मुश्किल फैसले भी इन्हें करने पड़े हैं, बार बार हमने यही इनसे सुना कि हम तो अपनी सियासत को नहीं बचा रहे, हम रियासत को बचाने में लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जो 16 महीने का अरसा था, अगर PTI चेयरमैन ही गुजारते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रहती, तो आज इनको इतनी मुश्किलात का सामना तो ना करना पड़ता, इतना जस्टिफाई तो ना करना पड़ता। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जस्टिफाई ना करना पड़ता, लेकिन देखें मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें ये थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि जिन हालात में मुल्क घिरा हुआ है, कोई भी सियासी पार्टी जो है वो इस वक्त पावर में हो, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो या कोई और PPP हो, जिस तरह के माशी हालात और माशी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, कोई पार्टी भी जो है वो सही तरीके से, ऐसे तरीके से मामलात को ठीक नहीं कर सकती। यही वजह है कि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या मिलजुल के कोई ये सब पार्टीज किसी पॉलिसियों के ऊपर फैसला करें तो फिर बात बनती है। जी ठीक है रूमी साहब, अभी हमने देखा इस असेंबली ने भी अपनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अगर हम वज़ीर आज़म की बात करें तो वो तो अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि जब इंतखाबात होंगे, जो अगला वज़ीर आज़म आएगा इतनी एबिलिटी रखता होगा, इतनी कैपेसिटी रखता होगा कि अपना टेन्योर ज़रूर पूरा करे पाकिस्तान की हिस्ट्री में? जी बिल्कुल, हम ये तो मेरे ख्याल से एक ऐसी ख्वाहिश है या ऐसा आइडियल है कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ये बड़ी जुल्म की बात है कि कोई भी यहाँ पे हुकूमत और कोई भी वजीर आज़म जो होता है वो 5 साल पूरे नहीं करता ऑफिस में। लेकिन मैं ये वैसे वजाहत कर दूं कि असेंबली की मुद्दत 5 साल होती है, वजीर आज़म की मुद्दत तो उतनी देर के लिए होती है जितनी देर उनको असेंबली की सपोर्ट हासिल हो। लेकिन फिर भी ये बात जरूरी है कि कंटिन्यूटी चाहिए होती है, और मैं समझता हूँ कि 5 साल एक वजीर आज़म एक पार्टी पावर में हो तो कम से कम अपनी कोई पॉलिसियां बना के उनका निफाज कर सकते हैं। अगर बार बार ये खतरा हो कि आपकी हुकूमत गिर रही है तो फिर तो बहुत ही मसला होगा। बिल्कुल रूमी साहब, लेकिन हम यही देख रहे हैं, जिस तरह से आप भी बात करें, कंटिन्यूटी की कंसिस्टेंसी नहीं आएगी अगर हुकूमतें बरकरार नहीं रहेंगी। को 5 साल या 10 साल की मौशी पॉलिसीज हम नहीं बनाएंगे, और जब भी हुकूमत चेंज होगी वो उन पॉलिसीज को तब्दील कर देंगे, तो फिर मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? जितने मनसूबे भी कोई भी हुकूमत शुरू करती है, जब नई हुकूमत आती है वो उन मनसूबों में कोई ना कोई करप्शन के इशूज़ निकल आते हैं, किकबैक्स के इशूज़ निकल आते हैं, तो किस तरह से फिर सॉर्ट आउट होगा? कंसिस्टेंसी तो फिर बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और एक जिसे कहना चाहिए आपको वक्त चाहिए होता है किसी भी माशी इस्लाह के लिए, कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। वो सच्ची बात तो वो 8 से 10 साल होता है, और यही वजह है कि ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टियां हैं वो मिलके फैसला करें, चंद 8-10 चीजों के ऊपर इत्तेफाक करें कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस वक्त वो कंसेंसस ही नहीं है, तभी तो ये हाल हुआ है हमारा।
ठीक है रोम साहब, अमेरिका में आप मौजूद हैं, अमेरिकी मीडिया में हमने देखा साइफर के लीक होने को, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर जिस तरह से साइफर लीक हुआ है उसके मुताबिक तो जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनके मौक़िफ़ की तायद होती है, आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए, साबिक चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो कोई अगर एक हो तो इंसान कहे कि उसकी तायद हो सकती है। उन्होंने पहले ये कहा कि अमेरिका ने उनको साजिश करके निकाल रहा है और निकाल दिया। ये जब उन्होंने लहराया था वो साइफर नुमा कागज या जो फिर उन्होंने बाद में कहा कि उससे गुम हो गया, तो ये उन्होंने बात कही। फिर बाद में कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो अमेरिका ने नहीं निकाला, मुझे जनरल बाजवा ने निकाला। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा था कि अमेरिका प्रेशर डाले उनको निकालने के लिए। अब ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और फिर बिल्कुल जो पिछला उनका बयान था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने किसी अमेरिकी इदारे को इंटरव्यू दिया था और ये मामला असल जिम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा है। अब बात ये है कि इतने ज्यादा मौक़िफ़ आए हैं कि समझ नहीं आती कि क्या, लेकिन जो लीक हुई है केबल वो बैना, अगरचे कि जो छापने वालों का भी ये कहना है कि उनके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है इसकी, उनको जैसा मिला उन्होंने छाप दिया है। तो इस वक्त मामला ये है कि उसमें तो कोई साजिश वाजिश तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। उसमें तो ये कहा है कि भाई हम उस वक्त की हुकूमत, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उससे खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान ने रूस के मामले के ऊपर, यूक्रेन के मामले के ऊपर न्यूट्रलिटी दिखाई है। और ये तो अमेरिका पब्लिक में भी कह चुका है, हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इससे उन्होंने कहा कि अगर तो आप लोगों के यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर तो हुकूमत बदल जाती है तो शायद मामला बेहतर हो जाए, नहीं तो फिर ये चैलेंजिंग मामला ही रहेगा। अब ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है कि सदर बाइडन ने जब वो मुंतखब हुए थे 2000 क्या उसको बोलते हैं 20 में जी, और 21 के दौरान उन्होंने कॉल नहीं की उस वक्त के वज़ीर आज़म को, हमारे साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, तो और उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट पब्लिक में कहती रही और वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी कहते रहे एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम है और ये और वो और फलाना धमाका। तो ये भी कोई ढकी छुपी बात ही थी कि अमेरिका नहीं पसंद कर रहा था उनको। तो ये तो कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है किसी भी चीज। ठीक है रोमी साहब, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया एब्सोल्युटली नॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से पीटीआई चेयरमैन का स्टांस होता था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस था, तो पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं, आप फिर समझते हैं कि इसका ताल्लुक हमारी खारजा पॉलिसी की शिफ्ट से ही आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत से थिंक टैंक्स का ये कहना है कि जब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया तो फिर अमेरिका बहुत नाराज हुआ और उसका खुमियाजा फिर पाकिस्तानी मईशत को भुगतना पड़ा, हमें उस स्टेज तक पहुंचाया गया, IMF का मुआहदा डिले किया गया, इसके साथ साथ अब अमेरिका अफगानिस्तान से भी जा चुका है, तो पहले की तरह हम अब इम्पोर्टेंट भी नहीं थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर जी, इम्पोर्टेंट भी नहीं थे, क्योंकि देखिए ना 2021 में तो वो अमेरिका की फौजें निकल गईं वहां से, अफगानिस्तान से। तो असल तो उनका तो जो मतलब और गरज थी वो अफगानिस्तान से थी। अच्छा, अब मसला ये है कि वहां भी साबिक जो हैं साबिक जो अब वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है, साबिक वजीर आज़म, जब अब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब ये बात अमेरिका को नहीं पसंद आई, क्योंकि वो तो 20 साल जंग जो थी वो इन्हीं लोगों के खिलाफ थी। तो अब मसला ये है कि मसला इस वक्त जो बहुत संगीन है वो ये है कि इस तरह की जब बातें एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म करें तो जाहिरी बात है कि, और वो भी अपने एक एलाई से,
जिसमें कि आपकी फौजी इमदाद भी दी हो, सिविलियन इमदाद भी दी हो, जिसका असर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं IMF से पैसे लेने के लिए, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने के लिए। तो देखिए ना, यहाँ तो माशी तौर पे खुद मुख्तार हो तो फिर तो अब जो मर्जी बातें करें, आंखें दिखाएं, लेकिन मईशत का वही है कि जेब में नहीं ढेला और देखने चले हैं मेला। ठीक है, यही वाली बात कि ये जो बातें कहीं और इस तरह से ये एक स्टांस लिया गया और उस मौके पे कहा गया कि जब हमारी जरूरत ही नहीं थी, जब हमारी अहमियत कम हो चुकी थी, तो फिर नामालूम क्यों ऐसी जरूरत पेश आई, इस तरह के बयानात फिर क्यों दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार अजहर उमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो चुकी है। निगरान वजीर आजम से मुतालिक अभी भी फैसला लेना बाकी है। ये 16 माह हुकूमत के किस तरह से गुजरे, मखलूत हुकूमत थी, बहुत मुश्किल फैसले भी इस हुकूमत को करने पड़े और हम यही सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माइंस बिछा कर गई थी, जो मुश्किलात पैदा करके गई थी, IMF का मुआहिदा तोड़ कर गई थी, उसके बाद इस हुकूमत को बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिसकी वजह से जो हमारी मईशत है उसकी हालत बहुत ख़राब रही, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा बर्डन उस पर डाल दिया गया। तो हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है साबिक एमएनए नून लीग चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब ने। उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में जो 16 महीने थे इस मखलूत हुकूमत के, खासकर नून लीग के, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमने देखा कि नून लीग थी और जो मुश्किल फैसले थे वो नून लीग को लेने पड़े थे और वो बार बार इस चीज़ का एतराफ़ करते रहे कि इन तमाम मुश्किल फैसलों की वजह से हमारा वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो 16 महीने थे आप किस तरह से देख रहे हैं, कामयाबी से मुकम्मल कर सके आप और मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन डला आवाम पर, बहुत महंगाई हुई, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने स्टूडियो में मौका दिया। मैं समझता हूँ कि 16 महीने की ये जो मखलूत हुकूमत थी, तो इसको पहले नंबर पर तो मखलूत हुकूमत को, इत्तेहादियों को मिलजुल कर साथ चलाना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह एक आम हुकूमत जो है जिसके पास 2/3 अक्सरियत हो, फिर वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं जो मुल्क के मफाद में होते हैं। तो जब इत्तेहादी साथ में हों तो इत्तेहादियों से फिर मुशावरत करना और वो सारे सिस्टम को लेके चलना काफ़ी मुश्किल है। शुरू में ये कहते थे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये सब को नहीं साथ लेके चल सकेंगे, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ज़बरदस्त हैं लेकिन इत्तेहादियों को, लेकिन हम बड़े खुश हुए, पाकिस्तान पूरा खुश था कि वो वाकई इत्तेहादियों को जिस तरीके से साथ लेके चले, किसी के साथ उनकी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि 16 महीने इस लिहाज से बड़े टफ थे। फिर जिस तरीके से इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर जाके खड़ा कर दिया था। लेकिन एहसान साहब, मुस्लिम लीग नून जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते रहे, बड़ा मुश्किल काम है हर किसी से मुशावरत करना, उनके फैसलों को शामिल करना, लेकिन आपको नहीं लगता कि आवाम को साथ लेकर चलने में नाकामी आप लोगों को रही? जितनी महंगाई की गई, आवाम बड़ी सख्त नाराज़ है आप लोगों से। मैं उसी तरफ आ रहा था लेकिन आपने दरमियान में बात शुरू कर दी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर जाके खड़ा कर दिया था, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की रेड लाइन को छू रहा था। फिर आपको ये भी पता है कि इमरान खान ये साजिशें करता रहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए और सारा किया करता जो है मुस्लिम लीग नून के खाते में चला जाए। लेकिन जिस तरीके से वो IMF के साथ गलत मुआदे करके चले गए थे, और मैं समझता हूँ कि वो एक सारा टोला जो नाहलों का टोला था, और जो उन्होंने देखें 3.5 सालों में कितने अपने वज़ीर अपने चेंज किए, वज़ीर क्या नाम है, वज़ीर चेंज किए ना अपना। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना जो वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किए, बार बार उन्होंने चेंज किए। मैं समझता हूँ कि एक बंदा
जब काम कर रहा होता है उसको हटा देना, फिर दूसरा बंदा ला देना, वो तजर्बों में उन्होंने अपना टाइम गुजार दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि वो जो उनकी टीम थी और वो अपने मुंह से भी ये कहते रहे कि अगर हमें केपी में पहले गवर्नमेंट ना मिलती, पहले हमें वफाकी हुकूमत मिल जाती बैक इन 2013, तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात होती। वो एग्री करते रहे, मैं भी आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने देखा मिफ्ता इस्माइल की सूरत में भी हुआ, जब इसहाक डार वापस आ रहे थे हमें ये कहा गया था कि डॉलर डार साहब से डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार डॉलर हमने देखा फ्रंट फुट पे रहा और डार साहब बैक फुट पे हमें दिखाई दिए। तो काफ़ी मुश्किलात डार साहब को इस बार काफ़ी पेश आई हैं। बड़ा सुनते रहे, एक्सपीरियंस टीम है, इतने सालों का अरसा है, जाते जाते पेट्रोल भी फिर महंगा कर गए। पर देखिए 2013 से 2017 तक डॉलर 108 से वापस 98 पर भी तो मोहतरम इसहाक डार साहब ही लेके गए थे ना, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है। ये बात आप ये स्टूडियो में एक नया बंदा आता है, आप 2 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है वो दूसरे नए बंदे का नहीं हो सकता। डार साहब का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुल्क को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान ने तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया था और कोई ऑप्शन थी नहीं, पेट्रोल डीजल महंगा करने के अलावा कोई आपकी ऑप्शन नहीं थी, और मुल्क के ज़खायर किस तरफ ले गए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत किस तरफ ले गई थी। इसहाक डार साहब ने, आज भी आप गूगल सर्च कर लें, 10,000 अरब डॉलर से हमारे ज़खायर ऊपर हैं, बढ़ गए। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बेहतर फैसला भी हो सकता था? ये जो 16 माह आप लोगों ने इतने मुश्किल में गुजारे, अपना वोट बैंक खराब किया। देखिए, आवाम को तो समझाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो पॉइंट्स मैं और आप जानते हैं, क्योंकि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो कहते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए, बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, फ्यूल की प्राइसेस कम होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि 16 माह उन्हीं को दे देते, वही ये तमाम चीज़ें फेस करते, आप आराम से इलेक्शन में जाते, आपकी जो साख है वो भी मुतासर ना होती? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का फ़ैसला था। हमने सियासत को रियासत पर तरजीह दी है। हमने अपना वोट बैंक ज़रूर ख़राब किया है। अगर इमरान खान के हाथों में ये मुल्क होता तो आज हम इस हालात में ना होते। इमरान खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। ये हमने आके दोबारा आके इसहाक डार साहब ने IMF के साथ फिर मुआदा कर लिया। वो तो सारे मुआदे तोड़ चुके थे, उन्हें पता ही नहीं है कि काम क्या। जो बंदा मैं समझता हूँ 24 घंटों में 22 घंटे नशे की हालत में रहता है, उसने मुल्क क्या क्या करना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। हम पुराने पॉलिटिशियन हैं, हम जानते हैं सब लोगों को जो वज़ीर आज़म हाउस में काम करते थे। ये 12 बजे आपका हेलीकॉप्टर उड़ा कर इधर आते थे और 4 बजे तक आगे इनके जो लोग बैठे हुए थे, इनके लोग बैठे हुए थे, चापलूसियाँ करते थे, जी आज इसके ऊपर केस बना दिया, अब ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने 4 सालों में काम क्या किया था? ये चापलूसियाँ उनकी सुन के वापस शाम को हेलीकॉप्टर उड़ा के वापस चले जाते थे। इसको अपनी होश ही नहीं थी बेचारे को, इसने काम मुल्क के लिए क्या कर। लेकिन आप चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, अब जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जलसे शुरू होंगे, अवाम में आप जाएंगे, नारा क्या होगा कि हम महंगाई करके आए हैं आपके पास? नहीं, देखें, महंगाई अभी अवाम जो है बहुत समझदार है। सोशल मीडिया, हमारे बैकवर्ड एरिया में जो बाबे बैठे हुए हैं ना गांव में, वो भी इस तरह मोबाइल चला रहे होते हैं 100 रुपये का नेट पैकेज लगा के ना। सोशल मीडिया पर पता है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया। 2013 से 18 तक की मिसाल देख लें, हर चीज़ मुस्तकिम थी। महंगाई जो है बिल्कुल एक जगह पर रुकी हुई थी और जो गरीब आदमी सुख का सांस ले रहा था, गरीब आदमी को मेहनत मजदूरी मिलती थी, आटा सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी, पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, उनको वो सब बातें याद हैं। ये देखो यकदम डॉलर को क्या हो गया, जब डॉलर ऊपर गया, डॉलर आपके मुल्क से निकल गया। इसने क्या किया, पकड़ दकड़ के अलावा मैं समझता हूँ घर में एक आदमी है ना, जब घर में लड़ाई रहती है ना, तो वो आदमी के जो है ना सोच लड़ाई के पीछे चलती रहती है। तो जो जब घर में सुकून होता है ना, तो सारे बंदे बड़े मुतमिन होते हैं और वो मिलकर घर को चला रहे होते हैं, सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से इसने तो सबसे लड़ाई मोल ले ली, जैसे बड़ी पुरानी दुश्मनी नकार रहा था। इसने देखे सियासतदानों को नहीं छोड़ा, नवाज शरीफ साहब से शुरू हुए और नीचे सारे सियासतदानों को। मुस्लिम लीग नून का कोई एक MNA बता दें जिसके ऊपर केस नहीं बना, वो अंदर नहीं गया, एंटी करप्शन का नहीं खुला, नैब का नहीं खुला। इसी तरीके पीपल पार्टी के साथ भी इसने किया। सियासतदानों के हट के फिर इसने क्या किया कि जो हमारे अपना बिजनेसमैन थे उनके ऊपर आ गया, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आ गया, तमाम के ऊपर इसने केस बनाए। पहले 3 सालों में आसमान बुज़दार को इसने वज़ीर आला लगा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, मुल्क पंजाब के साथ चलता है। पंजाब है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा भाई पंजाब है, बड़ा हिस्सा पंजाब के पास है। और इस नाहिल तरीन आदमी को वज़ीर आला लगा देना
जिसको ना सोच थी ना समझ थी, लेकिन वो उसके इशारों पर नाचता रहा। बिल्कुल, क्या इसके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन थी? शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आला लगा सकता था, अलीम खान को वज़ीर आला लगा सकता था, तरीन साहब को वज़ीर आला, बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, क्यों नहीं इसने वज़ीर आला? इसको वो बंदा चाहिए था जो इसके इशारों पर नाचता रहा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए इसने करप्शन के अलावा क्या किया है। जब आपके घर में करप्शन हो रही है और आप आंखें बंद कर दे तो फिर क्या होगा इस मुल्क के साथ? आप जो बातें करें मैं उससे एग्री करूंगा कि गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। अगर हम आप लोगों की बात करते हैं, आप कह रहे हैं अवाम बहुत समझदार है और यकीनन समझदार है। अवाम देख रही है कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो किस तरह के पुरतकल्लुफ़ इशाइये दिए जा रहे हैं। अवाम ये भी तो जानना चाहती है कि जो सरकारी अफसरान हैं, जो वज़ीर मुशीर हैं, उनको जो प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं, जो मराहत मिली हुई हैं, जो कि फिर बिल हम देखते हैं कि अवाम पे करती है, वज़ीरों को, मुशीरों को, सरकारी अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को बिजली का जो बिल है मुफ्त दिए जा रहे हैं, घर मुफ्त दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ उनको दी गई हैं। ये प्रोटोकॉल्स आपको नहीं लगता ख़त्म होने चाहिए? किसी को तो फिर इसकी बुनियाद रखनी है। अवाम, जिस तरह से हम डिस्कोस की बात करते हैं, डिस्कोस का ये कहना है कि 60% रिकवरी हम नहीं कर सके बिजली के बिलों के हवाले से, जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, तो वो सारा बर्डन तो अवाम पर शिफ्ट हो रहा है। तो इस पर कब कौन काम करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ सिस्टम को चलाने के लिए आप सुबह अपने घर से स्टूडियो पर आते हैं तो आपको गाड़ी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अगर गाड़ी आपको किसने दी होगी? मालकान ने दी होगी या उसकी सैलरी एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे। अगर आप वज़ीरों मशीरों की सैलरी या तो इतनी बढ़ा दें कि वो गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों पर आएँ, उनको प्रोटोकॉल चाहिए। किस लिए चाहिए? उनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। आपके मुल्क की पोजीशन क्या है? ठीक है ना, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उनको गनमैन भी चाहिए, उनको सारा कुछ चाहिए। मैं समझता हूँ ये मुल्क को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन बात की आपने ईसाइयों की, तो मैं समझता हूँ कि ईसाई जब एक दूसरे साथ मिलजुल कर बैठने चाहिए। एक असेंबली 5 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ है, तो अगर स्पीकर साहब ने ईसाइया दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं है ईसाइया। लेकिन देखिए, हम हमेशा बात करते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, मुल्क मुश्किल हालात से गुजरा है। हम आवाम से तो हर वक्त देखते हैं कि कुर्बानी मांगी जाती है, आवाम को यह कहा जाता है कि आवाम ही सारा बर्डन उठा ले। लेकिन जो लोग अशराफियाँ हैं, जिनके पास बहुत सा पैसा मौजूद है, उन लोगों को चाहिए अवाम का थोड़ा ख्याल रखें। मैं समझता हूँ फिर अशराफिया में से अगर इमरान खान समझदार होते तो इस मुल्क से 300 बंदे इकट्ठे कर लें, वो आपके मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। उसने क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया ना। मेरी बात सुने, आप खाने पीने का तो छोड़ नहीं सकते, मुलाकातें भी होती रहती हैं, आप शादियाँ करते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं, खाने उधर भी चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर खाना दिया तो अपने सारे दोस्तों को खाना दिया, उनसे मुलाकात की है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्पीकर साहब ने खाना दिया, खाने को तो मैं समझता हूँ हमारा मीडिया छालता रहता है, खाने में कितना खर्चा आ गया, 2-4 लाख 5 लाख खर्चा आ गया, 10 लाख खर्चा आ गया। 2-4 लाख की बात करें, आज जो पर इनकम हम किसी आम आदमी की डिस्कस करते हैं, मजदूर की इनकम की बात करते हैं, तो 25 से 30 हज़ार वो कमा रहा है, उसके घर में 20 हज़ार का बिजली का बिल आया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को नहरों में, दरियाओं में फेंक रहे हैं। ये किस्से मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि कब इन चीज़ों पर भी काम होगा। इशाइये आप लोग कर रहे हैं, आप करते रहें, वो हमारे कहने से, अवाम के कहने से रुकने वाले तो हैं नहीं, आपका भी वो राइट है। लेकिन अवाम की बात आपको लगता है कब होगी? हम मुश्किल हालात से कब निकलेंगे? 76 साल की हमारी हिस्ट्री होने लगी है, 14 अगस्त आने में 2 रोज सिर्फ बाकी हैं। आपको लगता है पाकिस्तान को आज जहां होना चाहिए था वो नहीं है? वजह हमेशा तो सियासतदानों को इल्ज़ाम हम देखते हैं, सियासतदानों को इल्ज़ाम देते हैं, क्योंकि जब आप लोग आए आपने कहा कि हमने रियासत बचा ली, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन आपको नहीं लग रहा अवाम डिफ़ॉल्ट कर गई? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप ज़रा पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, आपने टाइम किसको दिया है? आज तक असम्बली की मुद्दत किसने पूरी की है? 5 साल के लिए असम्बली बनती है, तो मैं 85 से देख रहा हूँ, 2008 से पहले तक किसी ने असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं की है। 2008 के बाद अभी 3 असम्बलियाँ हुई हैं, 3 असम्बलियों में किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी है। इसके कसूरवार कौन है? हम देखें, जब तक हम इस मुल्क को लॉन्ग टाइम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कम से कम 20-25 साल के लिए एक पॉलिसी बने, एक सिस्टम का हम हिस्सा बने, फिर हम मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी बात गौर से सुन लें सर। बात यह है कि 2018 तक देखें, हर एक चीज़ स्मूथली चल रही थी, महंगाई का तूफान बरपा नहीं था, गरीब आदमी सुख से रोटी खा रहा था, गरीब आदमी को मेहनत मजदूरी मिल रही थी, हर चीज़ हो रहा। यकदम क्या हुआ? डॉलर जो इतनी बड़ी अडान बढ़ गया। देखिए, आपने गलत फैसले करके पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को लगा के, फरा गोगी को बिठा के, पीरनी को बिठा के,
तवीज़ों पर और फूकों पर काम चला के इस मुल्क का भट्ठा बिठा दिया आपने। क्या मैं समझता हूँ कि इतने सालों में 74 सालों में आपने वो दौर कभी नहीं देखा था जितना बुरा दौर इमरान खान का दौर रहा है। ये आपको और मेरे एक्सपीरियंस की बात है और लोग समझते हैं। फरागोगी के ज़रिए करप्शन नहीं हुई। कौन सा डीसीओ की कितनी पैसे दे के 3 करोड़ 4 करोड़ में डीसीओ लग रहा था, 3-4 करोड़ में डीपीओ लग रहा था, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आला रहे हैं, 3 दफ़ा रहे हैं, कोई बंदा साबित कर दे किसी डीसीओ डीपीओ को कोई पैसे दे के लगा, मेरिट पर काम होता था, बेशक वो किसी पार्टी से तल्लुक़ रखता। देखें अवाम उनसे भी राजी नहीं थी, लेकिन अवाम को बड़ी उम्मीदें थी। जब हम देखा, जब महंगाई होती थी पीटीआई के दौर में तो महंगाई मार्च किए जाते थे। हम एग्री कर रहे हैं आपकी बातों से कि IMF के मुआहदे जब खराब हुए तो मुश्किल हालात भी पैदा हुए। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अब आपको क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों का हल फिर आप क्या समझते हैं? कब मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे? कब ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? आपके जो असम्बली का हमने देखा, आपने फ्लोर पर जब बात की है आप कुछ जोश में आ गए थे, वलवले में आ गए थे, कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी आपने इस्तेमाल किया, स्पीकर साहब ने उनको एक्सपेंस भी किया, आपने फिर वो अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद असम्बली के फ्लोर पर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम अपनी आवाम को फिर क्या दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? ये बात आपकी सही है, या जोश खिताबत में हो गया आपसे? बात सही है। असम्बली में जितना टाइम हमें मिलना चाहिए 15-20 मिनट का टाइम, वो बंदा अपनी तसल्ली से बात करता है। जब आपको 20 मिनट आप बात करने वाले हों तो आपको टाइम दिया जाए 2 मिनट असम्बली के फ्लोर पर, फिर बात जज्बाती हो जाती है। ठीक है। तो मैं स्पीकर साहब को ये गुजारिश कर रहा था कि देखें जी, आप पीपल पार्टी वालों को टाइम दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, हमें टाइम कम दे रहे हैं, तो हमें टाइम पूरा दें, हम अपनी बात कर सकें। जो मैं बात करनी चाह रहा था वो मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं, स्पीकर साहब ने रास्ते में बंद कर दिया। देखिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान को मैं नहीं कह रहा, आज बच्चा कह रहा है इमरान खान ने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है। लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह के जो ज़ाती अटैक्स हैं वो नहीं करने चाहिए? वो भी करते रहे हैं, चोर डाकू का लब, हम उनको भी मीडिया के थ्रू ये मैसेज कन्वे करते रहे हैं कि ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए, इस तरह के अलकाबात नहीं, इस तरह का गाली गलोच है वो नहीं होनी चाहिए। बात सही है, लेकिन इमरान खान ने तो सबसे पहले दिन जब हलफ उठाया था तो असम्बली में स्पीच की थी, वो ज़रा स्पीच निकाल कर देख लें उसने आगाज़ कहाँ से शुरू किया था और फिर आज इख्तिताम कहाँ से हुआ है। तो आज मैं समझता हूँ जो इमरान खान ने किया था वो आज उसको भुगतना पड़ रहा है, आज वो सलाखों के पीछे चला गया। ठीक है, चाचा साहब मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? जी मियाँ साहब बहुत जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि जैसे इलेक्शन का शेड्यूल आ रहा है तो मियाँ साहब जल्द वापस आ जाएंगे और मियाँ साहब आएंगे और भरपूर इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे। मैं समझता हूँ कि अवाम समझती है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम को रिलीफ दिया है, किसी दूसरी जमात ने ना दिया है, ना कोई इस काबिल है, इस अहलियत रखती है कोई दूसरी जमात को जो अवाम को मुस्लिम लीग नून ने। ठीक है, एक आखिरी बात कि निगरान सेटअप के हवाले से हम देख रहे हैं अभी तक मुशावरत का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका। उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझकर कोई डिले है, इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजना चाह रहे हैं इस डिसीजन को, और साथ ही साथ निगरान हुकूमत के प्रोलॉन्ग होने की बात हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारी नई डिजिटल मरदमशुमारी हुई है उसमें आपकी आबादी जो है 24 करोड़ 90 लाख आ चुकी है। तो हम ये समझते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी लेगी निगरान हुकूमत। इन टाइम इलेक्शन हो जाएंगे और हमारी कोशिश है कि इन टाइम इलेक्शन हो, लेकिन ये अभी डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो क्या करता है। ठीक है, साबिक एमएनए नून लीग चौधरी अहसानुल हक भाजपा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी इस वक्त देखने में आ रही है और ये बताया जा रहा है कि जो 100 इंडेक्स है उसमें 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 48,624 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है, जहां 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। इंडेक्स 48,624 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 48,853 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अमरीकी मीडिया ने चेयरमैन पीटीआई हुकूमत से मुतल्लिक मशहूर ज़माना साइफर को लीक कर दिया है। अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट के मुताबिक अमरीकी दफ्तर खारजा ने रूस यूक्रेन जंग के मामले पर चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराने की हिमायत की थी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमरीकी महकमा खारजा का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान के जो दाखिली फैसले हैं उसमें उनका दखल अंदाजी का इल्ज़ाम बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस दस्तावेज़ के मुसद्दिका होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम अगर इस रिपोर्ट में जो की गई बातें हैं उसको दुरुस्त भी करार दिया जाए तो तब भी ये कहीं से जाहिर नहीं हो रहा कि अमेरिका ने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होनी चाहिए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि आलमी मीडिया पर मंजर आम पर आए अमरीकी साइफर की तस्दीक की जाए और साइफर के इस मामले में इमरान खान अगर कसूरवार निकले तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस की बात करें तो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है और अब नैब को उन्हें गिरफ्तार करने का इख्तियार भी मिल चुका है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई मौजूद हैं तो शाखाना केस में 3 साल की कैद भुगत रहे हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनसे मिलने अटक जेल पहुंची। उनकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात तो हुई लेकिन जो उनके वकील हैं उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब महकमा जेल पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म को दस्तयाब नाकिस सहूलियात से मुतालिक खबरों की तरदीद भी कर दी है और ये कहा गया है कि पीटीआई चेयरमैन को कानून के मुताबिक एयर कूलर, चारपाई, छत वाला पंखा, बेड मेट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी मुहैया की गई हैं और जो बैरक की सफाई सुथराई का है वो भी मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है। उनकी कैद पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं जिसमें एक ये भी है कि क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी कैद मुकम्मल करेंगे या फिर नवाज शरीफ की तरह उनकी भी प्लेटलेट्स गिर जाएंगे और वो भी बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सैयद इमरान शफकत ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन पीटीआई कैद तो हैं लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई 3 साल की कैद काटेंगे या फिर जिस तरह से हमने देखा नवाज शरीफ साहब थे उनकी तबीयत खराब हुई, उनके प्लेटलेट्स गिरे, क्या पीटीआई चेयरमैन के प्लेटलेट्स भी गिर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान की सियासत में हमने सिर्फ एक भुट्टो साहब का केस देखा है और वो भी भुट्टो साहब जो थे वो इस लेवल के ऊपर मामलात चले गए हुए थे कि जहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अदरवाइज प्लेटलेट्स गिरना या मतलब कोई रास्ता खुलना, ये पाकिस्तान में ये तजर्बात भी हो चुके हैं। इसको आप सियासी मोर्चा कहना चाहें वो भी हो चुके हैं। जब इमरान खान साहब का या चेयरमैन पीटीआई का जब केसेस चल रहे थे तो जो थॉट प्रोसेस था लोगों का या रियासती कह लें कि मशीनरी का, वो यही था कि हम कोई और इस तरह की चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्यों ना इस पर जरा थोड़ा सा गौर खोज कर लिया जाए। तो आपका इशारा जिस तरफ है, मुझे नहीं लगता कि अभी उसका वो टाइम आया है। अगर टाइम आएगा, क्योंकि 3 साल की सजा जो है वो कोई इतने अगर वो कैद भी रहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा माफिया डाल के वो साल से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सजा होती है वो दिन और रात काउंट हो रहे होते हैं। तो हाँ, अगर 9 मई का कोई वाकया, कोई और इस तरह का मुकदमा उनके ऊपर चलता है तो फिर मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई विंडो जो है इमरान खान साहब वो अवेल करना चाहें या कोई इस तरह का रास्ता, कोई इस तरह की ऑप्शन, कोई बातचीत, कोई दरमियानी रास्ता, कोई दरमियानी वास्ता वो डाल के तो चीजों को एंगेज करें। तो इमरान साहब, आपको ये लगता है कि पीटीआई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन में जाएगी? दूसरा, अगर हम फॉरेन फंडिंग केस की बात करें तो क्या उसमें भी पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? तो फिर सूरत हाल ऐसी बन सकती है? हाँ जी, इसके खासे इम्कानात हैं। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन, अगर आपको बहाना हमने जो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये बहाना ना होता तो मर्दमशुमारी की को नोटिफाई करना जो है वो पहले भी किया जा सकता था। आज से कुछ महीना पहले भी किया जा सकता था, 2 महीने पहले किया जा सकता था, अप्रैल में किया जा सकता था, अप्रैल के आखिर में किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। और उसकी वजह ये थी कि ये उज़र जो था वो संभाल के रखा गया था। अब क्यों संभाल के रखा गया था? वो इसलिए था कि पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान नामी एक तजर्बा किया था, उनको सबसे ज्यादा पता है कि इस तजर्बे की नाकामी के सबब पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हुआ है या पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ है। तो इस तजर्बे को वापस समेटना है
ग्रेट रीसेट की टर्म इस्तेमाल की जा रही है कंसर्न क्वार्टर्स में, और दूसरा ये कि इस मंसूबे की वजह से या इस तजर्बे की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान के जो सफारती मामलात हैं, पाकिस्तान के जो समाजी और सियासी और रियासती मामलात हैं, उनमें जो बिगाड़ आया है उसको भी ठीक करना है। तीसरी चीज जो है वो है कि जो यूं कह लें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल कैपिटल वो जो मुतासर हुआ है उसको भी रिवाइव करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जो है वो ना सिर्फ अभी नाअहल तो वो हो गए हैं, जब वो नाअहल होंगे तो उनका मामला भी बिल्कुल नवाज शरीफ वाला होगा कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत जब खत्म हुई थी तो उनको पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया था, और ये आला अदलिया के फैसले हैं जिनकी नजीर जो है वो मौजूद है, और ये चेयरमैन पीटीआई के ऊपर भी लग सकती है और बड़ा कभी इम्कान है। अगर आप ये देखें ना कि जो पीटीआई है इसकी बुनतर इस तरह की है कि चेयरमैन के बगैर ये पार्टी नहीं है, बल्कि अभी से ये पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अभी भी इनका टिकट लेने वाले जो काबिल जिक्र अफराद थे वो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर वो लापता हो चुके हैं, जानबूझ के आगे पीछे हो चुके हैं। उसकी मिसाल मुराद सईद साहब की है, अजहर जो है क्या नाम है इनका जो वजीर थे जी, इसी तरह हमाद अजहर टाइप जो लोग हैं वो जो अभी तक जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी वो गायब है। बाकी देखें कि इस पार्टी के टिकट के ऊपर जीतकर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो 2 वज़राए आला 3 वज़राए आला मतलब 2 केपीके के एक पंजाब का, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो पार्टी तो मेरा ख्याल है कि उसका हुलिया ऑलरेडी खराब हो चुका होगा। तो अगर फॉरेन फंडिंग केस, जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कहते हैं, अगर उसका भी फैसला आता है जो कि यकीनन आएगा, क्योंकि वो ऐसा जुर्म है जिसका चेयरमैन पीटीआई को भी अंदाजा था कि इसका फैसला क्या होगा और उनकी फेट का उनको बड़ी अच्छी तरह से पता था। इसीलिए वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर भरोसा करते थे, हालांकि वो खुद इन्होंने अपने तौर पे अपॉइंट किया था। जब अपॉइंट किया था तो उनके गीत गाया करते थे, उनकी नेकनामी के चर्चे किया करते थे और उनकी पाकदामनी के किस्से सुनाया करते थे। तो अब जो है वो उनको पता है, अब उनके खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए और बड़ा पहले खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है। ठीक है, एक और बड़ा अहम मामला है साइफर से मुताल्लिक। अमेरिकी मीडिया में हम देख रहे हैं कि साइफर लीक होने की जो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो साइफर लीक हुआ है अब चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद भी करता अभी तो दिखाई दे रहा है। तो फिर इसे क्या समझना चाहिए? अमेरिका इसकी हिमायत कर रहा है या फिर मुखालफत करता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, बात यह है कि इसको हमें थोड़ा सा ना ठंडे दिल से गौर करना पड़ेगा। एक तो आप ये ज़हन में रखें कि ये चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बाकायदा की साजिश हुई थी। एक बात। दूसरी बात कि चेयरमैन पीटीआई अपने मौक़िफ़ से 2 दफा इनहराफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की, क्योंकि जब वो इक़्तिदार से बाहर निकल गए थे उसके बाद फिर वो रॉबिन राफेल के साथ मुलाकातें, फिर जो उन्होंने असल काम किया वो ये था कि उन्होंने करोड़ों डॉलर लगा के, लाखों डॉलर लगा के वहां पर लॉबिंग फर्म्स हायर की थी। ये जो इंटरसेप्ट नामी जो एक वेबसाइट है, ये कोई बहुत बड़ी बला चीज नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल भी नहीं है, ये वाशिंगटन पोस्ट भी नहीं है, ये इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये कोई जिसको हम कहते हैं कि मुस्तनद या मौक्कर जरीदा नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी वाले थे सैम बैंकमैन, उन्होंने इसको $5 मिलियन जो थे वो फंडिंग भी की थी। ये वो वाला केस है। तो ये जो खबर छपी है ये बेसिकली लॉबिंग फर्म्स जो है ये उनकी कारस्तानी है, ये उनका है सारा का सारा कमाल। टाइमिंग शाइमिंग हर चीज उस तरह की है। अगर वो खबर आप डिटेल में पढ़े तो उसमें आपको कई झोल मिलेंगे। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह चेयरमैन पीटीआई के जितने वार थे, सियासी हो या प्रोपेगेंडा के हो, वो सारे के सारे आज तक की तारीख तक खाली गए। मिसाल के तौर के ऊपर लॉन्ग मार्च करना, मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शन की तारीख मांगना, मिसाल के तौर के ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोकना, मिसाल के तौर के ऊपर इंतखाबात असम्बलियां तड़वा के लेने की कोशिश करना, इन सब में उनको नाकामी हुई।
तो इसी तरह ये भी ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी महकमा खारजा किसी भी ऐसी बात से इनकार करता है कि उन्होंने साजिश नहीं की, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके द्वारा रूस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। देखें, बात यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना वो पाकिस्तान यानी दुनिया का हर मुल्क जो है उसके सफारती मामलात इसी तरह के होते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है जब उसके मफादात को जग पहुंच रही हो, जब उसका कोई दोस्त मुल्क जो है वो उसके खिलाफ जा रहा हो। अब फैटफ वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान ने कई जगहों पर कई ममालिक के साथ, इवन हमारे दोस्त ममालिक ने भी हमारा उस तरह से साथ नहीं दिया था चीन के अलावा। तो मतलब ये तो खारजा पॉलिसी की एक लाजमी जुज़ होता है कि आप किसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर सकते हैं, लेकिन साजिश करना किसी के खिलाफ, और फिर उस डॉक्यूमेंट में था क्या, वो साजिश थी कहां पे कि एक नशिस्त थी, एक पाकिस्तान के सफारत खाने में उन्होंने कोई खाना किया हुआ था, वहां पर वो एक अमरीकी एहलकार वो के जो कि अपनी हिरारकी में पर बहुत नीचे था, वो आके बता रहा है कि जी ये आपकी गवर्नमेंट ये काम ठीक नहीं कर रही। तो हर गवर्नमेंट कोई ना कोई काम ऐसा कर रही होती है जो किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई बंदा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दे तो वो साजिश हो जाती है। तो ये साजिश नहीं थी। पाकिस्तान का जो बेस्ट 3 फोरम था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसमें ये 3 दफा। इमरान साहब, आपको याद होगा कि रूसी सदर ने यूक्रेन के तनाज़े के दिनों में एक बयान दिया था कि जो मगरिब है वो पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद जो वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई थे उन्होंने रूसी सदर को तारीफी फ़ोन कॉल भी की थी, और इस कॉल के दौरान फिर रूसी सदर ने चेयरमैन पीटीआई को दौरे की दावत दी। लेकिन जिस दिन चेयरमैन पीटीआई रूस के दौरे पर पहुंचे तो ये वही दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरा इस पे क्या तबसरा होना है जी। देखें, बात ये होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए सफारती लाएअमल रखते हैं, दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे ममालिक के साथ के मिलके चलते हैं। तो ये तो खालिस्तान एक सफारती मामला था। अगर रूस के सदर ने एक बयान दे के कुछ गेन किया तो वो बेसिकली, तो मैं सवाल ये आपसे उल्टा करना चाहता हूं कि वो उन्होंने गेन क्या कर लिया या नुकसान क्या हो गया रूस का या यूक्रेन का। ये तो वो मामला था जो चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या कर लिया उसमें। तो बात ये होती है कि हर मुल्क को अपने मफादात का देखते हुए चीजें जो हैं वो पॉलिसी बनानी चाहिए। इसकी एक और मिसाल ले लें कि वो कहते हैं कि जी कि मैं चूंकि रूस की तरफ गया था तो इसलिए मेरे खिलाफ जो है वो साजिश अमेरिका ने बुनी। अच्छा, वो आज वजीर आजम जो है वो यही बात कर रहे थे कि अगर हम अमेरिका की पैदावार है तो रूस से तेल सस्ता हम खरीद रहे हैं। चीन के साथ जो इमरान खान साहब बर्बाद कर गए थे सी पैक, बकौल हमारी गवर्नमेंट के वजीर आजम के, वो कहते हैं वो हम रिवाइव कर रहे हैं। हमें तो अमेरिका अगर लाया था, अगर हम अमेरिकी साजिश की या इंपोर्टेड हुकूमत थे तो हम ये 2 काम ना करते। हमने तो ये 2 काम आके किए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को समझ ही नहीं आई। वो बेसिकली कठपुतली थे, और जब उनको कठपुतली किसी ने या पीछे हाथ उठा लिया तो उनको चलना नहीं आया। उनके जो पार्टी के सदर हैं परवेज लाई साहब, आप उनको याद कीजिए कि उन दिनों उन्होंने क्या पैगाम दिया था या क्या उनका ख्याल था। लेकिन इमरान साहब, चेयरमैन पीटीआई ने हमने देखा था कि 2 बयान दिए थे। पहले में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश की, दूसरे में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश नहीं की। तो फिर कौन सा बयान दुरुस्त लगता है? और ये सब कुछ फिर हम देख रहे हैं कोई एक खास कहानी लग रही है। देखें, ये खास कहानी उनके जहन की इख्तरा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और ये जो DGISPR थे साबिक, जो इस वक्त कराची के कोर कमांडर हैं, जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये साइफर तो बाजवा साहब ने उनको दिया था कि जी ये एक आया। अब बाजवा साहब क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे वो कहानी एक अलग है। उन्होंने कहा कि जी कि उस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की चीजें तो आती रहती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हम हैरान रह गए कि वो इसको लेके उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो जब ड्रामा करना शुरू कर दिया, फिर वो मतलूबा नताइज जब नहीं मिल सके तो फिर उनको जब एहसास हुआ, बतौर वजीर आजम उन्होंने पाकिस्तान की जो सफारती असास थी, पाकिस्तान की सफारती असास है 3। एक मैं समझता हूं कि बड़ी यूनिक है अपनी तर्ज के ऊपर के पाकिस्तान जो था उसने चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था और ये दोनों को साथ लेके चल रहा था बैक वक्त।
और हम अमेरिका के भी साथ थे और हम सी पैक भी कर रहे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वजीर आजम होते हुए उस असास को ही खत्म कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जो असास थी, यानी कि अमेरिका के साथ जो हमारा कोई 75 साल जो ताल्लुक था, उसको उन्होंने खत्म करके रख दिया। फिर इसके बाद जो आप ये समझें कि दूसरा हमारी जो असास थी सफारती, वो सऊदी अरब की थी। सऊदी अरब के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात को एक साइड के ऊपर रखते हुए उसके खिलाफ एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की, उसको राइड कर लिया। तीसरा हमारा जो चीन के साथ ताल्लुक था उसको बर्बाद कर लिया, सी पैक को खत्म कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को कहा था कि हमारे जो सी पैक के मामलात हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप शेयर नहीं करेंगे, वो राज रहेगा, किसी और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप शेयर नहीं करेंगे। हमने वो फाइलें उठा के IMF को दे दी। तो इमरान खान साहब जो है उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो डे टू डे चलने वाले आदमी थे कि आज ये बात है तो कल ये बात है, खुद बात करते हैं। उनकी तो पूरी सियासी तारीख जो है वो भरी पड़ी है यू टर्न्स लेने के ऊपर। कभी वो कहते हैं कि ये ठीक है, उसी को कहते हैं गलत है। कभी वो कहते हैं कि जी के परवेज लाई चोट डाकू है, ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू है, उसी को अपनी पार्टी का सदर बना देते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी के साजिश अमेरिका में हुई थी, कभी कहते हैं नहीं वो पाकिस्तान से उधर गई थी। कभी कहते हैं कि ये साइफर है मेरे हाथ में, कभी कहते हैं वो तो कागज था। तो लिहाजा वो इम्बैलेंस आदमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार सैयद इमरान शफकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी से मुताल्लिक। और जश्न आज़ादी की जो खुशी है वो सभी को मनानी चाहिए। और हम देखते हैं कि हर 14 अगस्त को पाकिस्तान में जश्न आज़ादी बहुत जोश खरोश से मनाई जाती है, क्योंकि जो आज़ाद कौमें हैं वो अपने आज़ादी के दिन की खुशियाँ ज़रूर मनाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। सड़कों पर अगर घूमने की बात करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाला जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, फायरिंग की जाती है, हुल्लड़बाजी की जाती है, तो उससे जो नुकसानात हैं वो भी हर साल सामने आते हैं। तो इसी वजह से कराची में हम देख रहे हैं कि अदालत ने जश्न आज़ादी पर बाजा बजाने और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। कराची मलीर कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद अनवर अली शाह ने जश्न आज़ादी के मौके पर बाजे के इस्तेमाल और ख़रीदो फरोख्त से मुतल्लिक SHO शराफी गोट और सच्चल को बाजे बजाने वालों और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि बाजा बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके अदालत को आगाह किया जाए, क्योंकि जश्न आज़ादी के मौके पर हर साल हम देखते हैं कि बाजे बजा कर या फायरिंग करके आवाम को परेशान किया जाता है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल के हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया अब्दुल वहाब ने। वहाब, कराची में तो हम सुन रहे हैं कि जो बाजा बजाना पाबंदी है, इस वक्त लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, तैयारियां कैसी आप देख रहे हैं? लाहौर में तो बैन नहीं किया गया इस पर? जी बिल्कुल अनवार, लाहौर की अगर बात करूँ तो लाहौर में बाजा ना खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है, ना इसके बजाने के ऊपर। इस वक्त मैं लाहौर के गुम्पत रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आज भी बाजों की जो है वो खरीदो फरोख्त जारी है जगह। उसके अलावा बात करें तो झंडियाँ, झंडे, बैचेस, कपड़े, बैंड्स, उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्तलिफ ऐसी अशिया हैं जो इस साल नहीं देखने में आ रही है, जिसमें बच्चियों के लिए क्लिप्स हैं जो अपने बालों पर लगाई जाती हैं, और दीगर ऐसी अशिया जिनकी खरीदारी जो है वो अभी भी जारी है। अगर बात करें तो ये होलसेल मार्केट है और इस होलसेल मार्केट के अंदर जो दीगर शहरों के जो दुकानदार थे वो तो यहाँ से ठीक है। वहाब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो लाहौर शहर है उसको किस तरह से सजाया जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर को जो है वो बरकी कुमकुमों से भी सजाया जा रहा है। उसके अलावा मार्केटों में, उसके अलावा जो सरकारी इमारत हैं, प्राइवेट इमारत हैं, उन्हें भी सजाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने टास्क दिया है। जबकि इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है जो कि यहाँ पर बच्चे और अपने वालिदैन के साथ आए हैं शॉपिंग करने के लिए 14 अगस्त की चीज़ें। इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें खरीदने के लिए आए, बच्चों की क्या फरमाइश? बच्चों की फरमाइश यही है कि झंडियाँ वगैरह लेनी है, कांटे लेने हैं, बुंदे लेने हैं, बच्चे के लिए बाजा लेना है। इस तरह की मुख्तलिफ फरमाइशें हैं बच्चों की, वो हम लेने आए हैं। तो महंगाई बहुत है, तो मैं तो हालांकि मना किया था बच्चों को कि इस दफ़ा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के आगे जो जिद उनकी ज़िद है तो वो पूरी करनी पड़ती है, तो इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा है। बाजे तो आप इरिटेट नहीं होते, तंग नहीं आते बाजे बजाने से? चूँकि बाहर भी लगे तंग तो आते हैं, फिर भी अपने बच्चों को बाजे, बच्चों की खुशी है, अब क्या करें फिर।
खुशी के आगे तो फिर उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती खुशी से। तो तंग तो बाद हम खुद आते हैं कि ये क्या शोर गुजरा है यहाँ सड़कों से हमारे, हालांकि रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा उस वक्त डिस्टर्ब भी होते हैं हम, लेकिन बस फिर एक खुशी है उसके लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बच्चे जो हैं वो उनकी फरमाइशें हैं, जबकि और भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। बच्चों की फरमाइशें तो हम देख रहे हैं कि पूरी की जा रही हैं। वहाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो तकरीबात हैं लाहौर में जश्न आज़ादी की, वो कहाँ पर मनाए जाएंगे? जिस तरह से हर 14 अगस्त को हम देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर जो आतिशबाजी की एक तकरीब है, वो मनाजिर हम देखते हैं, उसकी तैयारियाँ पूरी हैं? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो टास्क भी दे दिया गया है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को। उसके अलावा अगर बात करें हुजूरी बाग के अंदर जो है वो सुबह के वक्त वहाँ पर एक भरपूर तकरीब की जाएगी जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो उसके बाद आतिशबाजी का जो मुजाहरा है वो रात को मीनार पाकिस्तान पर भी होगा। उसके अलावा दीगर मुकामात ऐसे 3 से 4 बताए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। उसके अलावा लोगों को, पब्लिक को जो है वो इस दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बाहर निकलने की भी जो है वो इजाज़त मिल चुकी है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ जो सियासी जो पार्टी है उनके परचम और सियासी एक्टिविटीज़ करने से जो है वो रैलियाँ निकालने से पाबंदी लगाई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पब्लिक जो है वो बाहर निकले, हल्ला गुल्ला करे, इंजॉय करे और इस दिन को मनाए, जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करे। लेकिन हुल्लड़बाजी करने वालों को, फैमिली को हरासा करने वालों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को भी जो है वो उन्होंने हिदायत जारी की है कि इस तरह के सरगर्मी में मुलव्विस अफराद को जो है फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, हमारे साथ मौजूद रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमाद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमाद, बताएगा कोयटा में तैयारियां किस तरह की देख रहे हैं आप? कोयटा में क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी जो है योम आज़ादी के हवाले से जो है तमाम तर तैयारियां जो है जोश और खरोश से जारी हैं। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कोयटा का मैज़ान चौक है। यहाँ पर जो है झंडे और जो है बाजे वगैरह जो है यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या ख़रीदने के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए या ख़ुद के लिए? जी बताइएगा। मैंने बच्चों के लिए शर्ट लिया और झंडियाँ वगैरह लिया। ये आज़ादी के दिन पूरे पाकिस्तान में मना रहे और हम लोगों की खुशी 14 अगस्त हमारे मुल्क का आज़ाद हुआ है। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए भी ख़रीद रहे हैं कपड़े वगैरह भी 14 अगस्त की मुनासिबत से, और साथ ही जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो है परचम भी ख़रीदे जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में योम आज़ादी के हवाले से हुकूमती सतह पर भी जो है इसके भरपूर इंतजामात जो है वो। ठीक है, हमाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, अब्दुल कयूम आफरीदी वहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल कयूम, आप बताइएगा पेशावर में किस जगह पर मौजूद हैं, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त को यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए जो तैयारियां है पेशावर में वो ज़ोरों से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर का ये मरकज़ी सदर बाज़ार है जहाँ पर गली कूचे सड़कें वगैरह सब जो है यहाँ पर सज गए हैं मुख्तलिफ परचमों से। बच्चों के मास्क, बच्चों के कपड़े जो है मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए लोग आ रहे हैं, अपने लिए भी ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे कि किस तरह तैयारियाँ उसकी जारी है, अपनी क्या ख़रीदारी हो रही है और बच्चों के लिए क्या ख़रीदारी हो रही है, बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप जानते हैं कि 14 अगस्त जो है वो करीब आ रहा है, तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बैज वगैरह, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ये सामान ख़रीद लें ताकि जश्न आज़ादी जो है उसको खूब जोश खरोश के साथ जो है हम मनाएं जी। कितने खुश है इस दिन के मुनासबत से क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? बिल्कुल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि भाई 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, तो उस खुशी की निस्बत से जो है हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया जो है अपने लिए और बच्चों के लिए ख़रीद रहे हैं। 14 अगस्त के दिन के लिए ख़ास क्या करेंगे? ख़ास बस हमने बच्चों के लिए कपड़े लिए, ये बैज वगैरह, झंडे वगैरह जो है ये हम ख़रीद रहे हैं, ये अपने और घर के लिए जो है इसकी हम सजावट करेंगे जी। जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर शहरी जो है वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में निकले हैं और जो स्टॉल लगे हुए हैं उस पर ख़रीदारी कर रहे हैं, अपने लिए भी झंडे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए खुसूसी इस दिन के मुनासबत से जो डिज़ाइन कपड़े हैं वो ख़रीद रहे हैं ताकि इसी दिन को भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा सके और
काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है अवाम में, और हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ है कि अपने लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम आफरीदी, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाँ पर हमारे साथ फरहाद खोखर मौजूद हैं। फरहाद बताएगा शहर इक़्तिदार की कौन सी शाहराहों को सजाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में चांदी रोज़ बाकी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जुड़वा शहरों में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व जज्बे के साथ की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर, जहाँ पर सब्ज़ लाली परचमों के साथ साथ सफ़ेद और सब्ज़ रंग से बनी हुई अशिया के स्टॉल जो हैं वो सजाए गए हैं, जहाँ पर ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने पसंद की अशिया जो वो ख़रीद रहे हैं। कोई टी शर्ट ख़रीद रहा है तो कोई चूड़ियाँ और हेयर बैंड ख़रीद रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हर तरह के जो है लोग वो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। कोई अपनी गाड़ियों पर झंडे लगवा रहा है तो कोई अपने घर को सजाने के लिए जो सब्ज़ लाली परचम खरीद रहा है। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो कश्मीरी झंडे जो हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, इसे हम चाहते हैं कि जोश व जज्बे के साथ मनाएं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 14 अगस्त के मौका पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ख़ास तौर पर पटाखे फोड़ने वालों और बाजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाजे बजाने पर जो है इस्लामाबाद में सख्त पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि इन हरकत की वजह से दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया फरहाद खोखर इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं, हमाद यूसुफ वहाँ पर मौजूद हैं। हमाद बताएगा कराची में इस वक्त क्या हालात हैं? हमने देखा कि वहाँ पर बाजा बजाने पर पाबंदी आयद की जा रही है, वहाँ पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, वहाँ पर कैसी तैयारियाँ हैं? जी अनवार, पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का जश्न जो है वो ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारियां जारी हैं। मैं इस वक्त कराची की झंडा गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यहाँ पर जो है आवाम की बड़ी तादाद जो है वो झंडियाँ खरीदने और सजावटी सामान खरीदने आई हुई है। आवाम का ये कहना है कि ये जो दिन है ये हमें बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल हुआ है, जिसके बाद जो है वो हम इसका जश्न मनाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दिखाऊँ कि मेरे कैमरामैन जो इरफान आपको दिखा सके कि यहाँ झंडा गली में बड़े से बड़ा झंडा मौजूद है, मुख्तलिफ जो है यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, कपड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिसके जो है आज़ादी के परचम के जो है लोग ज़ेबतन हो सकें, जो है आज़ादी की खुशियाँ मनाने के नए नए तरीके। मेरे साथ यहाँ जो एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा कि क्या कहेंगे आप, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्या क्या ख़रीद लिया अब तक आपने, किस तरह से जो है खुशियाँ मना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जश्न आज़ादी हमारी जो है 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है, कायदे आज़म ने और हमारे बुज़ुर्गों ने जो जद्दोजहद करके ये पाकिस्तान मुल्क बनाया, 14 अगस्त हमारा बहुत खुशी कर देते हैं। इस दिन हमें और सबको मिल के पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमेशा चलती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को बचाना भी है हमें। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ देके ये पाकिस्तान बनाया है, इसकी हिफाजत भी करनी है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया जाए, ऐसी इसकी हिफाजत भी करनी है हमें सबको मिल के। और बहुत मज़ा आ रहा है, खरीदो फरोख्त। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने कि हमें इस मुल्क के लिए जीना है, इस मुल्क की हिफाजत करनी है। तो अभी जो बड़ा रुझान चल रहा है, लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले हैं, उन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ी जद्दोजहद की है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से हमाद यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे। जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से अब देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहेंगे। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी को मनाने का सबका अपना अपना अंदाज़ है और हम देखते हैं कि हर साल ही किस तरह सड़कों पर हुल्लड़बाजी की जाती है, फायरिंग के वाक़यात भी पेश आते हैं और ख़ास तौर पर जो एक ट्रेडिशन बन चुका है बाजा बजाने का, उस ट्रेडिशन से जान छुड़ाने की किसी न किसी तरह कोशिश की जा रही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज़ादी की खुशी में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करते भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त लाहौर साइकिलिंग क्लब के हवाले से। उनके जो मेंबरान हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और बड़ा ही खुश आइंद है कि एक साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया जा रहा है, तमाम
किया जा रहा है और लाहौर साइकिलिंग क्लब वालों का ये कहना है कि आप भी आएँ और हमारे साथ मिलकर आज़ादी की खुशी मनाएं। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है ये और एक बड़ा अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। और साइकिलिंग क्लब की जानिब से इस मौके पर शहरियों को पैगाम भी यही दिया गया है कि अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये जो दोस्ताना राइड है और आज़ादी की खुशियों में शरीक होने का ये जो तरीका है, शायद ये ज़्यादा बेहतर है बाजा बजाने से या सड़कों पर साइलेंसर निकालकर बाइक चलाने से। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं अस्मा उमर हैं, आफिया ख़ान हैं और मिसबा शाहिद हैं। आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज़ादी की खुशियों में शामिल तो ज़रूर होना चाहिए। हम हमेशा हर साल यही देखते हैं कि लोग सड़कों पर मौजूद हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। आप बिल्कुल उसका उलट कर रहे हैं। आप लोग तो ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं। आपने जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द शो। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होता है तो हमें उसकी एनर्जीज, पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स को उनकी एनर्जीज को टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड चैनलाइज करना पड़ता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को सामने रखें तो हम वाकई तमाम हुल्लड़बाजियों की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए वी आर टेकिंग दैम टूवर्ड्स साइकिलिंग कि भाई आप फिटनेस की तरफ आएँ, रादर कि आप बाजे बजाएं, पटाखे फोड़ें और साइलेंसर्स विच इज़ सो मच एनोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप इतनी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट। ऑलरेडी हम लोग जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से पूरी ग्लोबली जो है ना वी आर फेसिंग। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंडेक्स जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स वो ऑलरेडी बहुत लो है। किसी चीज़ में तो हम नंबर 1 पे हैं। तो हम जो है ना एटलीस्ट वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस फॉर दिस शो कि हम लोग ये बता सके लोगों को कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को ख़त्म करके टूवर्ड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ आएँ, टूवर्ड्स इको फ्रेंडली सिस्टम की तरफ आएँ और ग्रीन स्किल्स की तरफ आएँ। और प्लीज़ थोड़ा सा समझदारी से हर लम्हे को लेके चलें अपनी ज़िंदगी के, बिकॉज इट्स वेरी प्रेशियस। ठीक है आफिया, क्या प्लान फिर तरतीब दिया गया है? कहाँ से ये जो साइकिलिंग है, रेस है, कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ ख़त्म होगी? और फिर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि स्लोगन क्या है इसका? आमतौर पे हम लोग हर संडे को राइड्स करते हैं जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है। इसी तरह 14 अगस्त को भी अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हम सब इकट्ठे होंगे लिबर्टी राउंड अबाउट पे और वहाँ से हम राइड स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे बागे जिना तक, बागे जिना लाइब्रेरी तक। वहाँ पर नेशनल एंथम होगा और फिर वहाँ पर हमारी राइड ख़त्म होगी। ठीक है। अच्छा, तो मिसबा साहिबा, मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था, आप लोग तो पहाड़ों पर भी साइकिलिंग कर रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, प्रैक्टिस है, स्टेमिना है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। एंड्योरेंस तो आपको पता है ना, फिर प्रैक्टिस से ही आती है। तो जैसे आफिया ने बताया कि हम पार्ट ऑफ ग्रुप का मतलब है हम बेसिकली लाहौर में और इन जनरल कह लें पाकिस्तान में साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये कि हम एवरी संडे मॉर्निंग जो है हमारी एक रेगुलर सोशल राइड होती है जिसमें कि हम न्यू कमर्स को इनवाइट करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हमें ज्वाइन करें। हम तो रेगुलर मेंबर्स हैं ही हैं। और फिर मोटिवेशन के लिए क्योंकि हमारे जो एडमिन हैं दे ऑलवेज प्लान सम एक्सपीडिशंस और उनमें से ये एक हमारा एक्सपीडिशन था जो कि हम गए थे गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा गए, फिर हमने शाहराह कराकोरम पे साइकिल चलाई। तो वो एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल। ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है। अगर मैं लाहौर साइकिलिंग क्लब की बात करूं तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस क्लब के बारे में नहीं पता होगा और अब पता चल रहा होगा। तो क्या एक प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है अगर आपको मेंबर बनना है लाहौर साइकिलिंग क्लब का? मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूंगी कि ये क्रिटिकल मास लाहौर के नाम से हमारा क्लब का नाम है। मतलब लाहौर बेस्ड है, लेकिन इसका जो नाम है, जिस नाम से हम सारे इसके मेंबर्स हैं और हमारा प्रॉपर एडमिन है, वो है क्रिटिकल मास लाहौर। क्रिटिकल मास जो है वो एक इंटरनेशनल है ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट के आपको लंदन में भी मिलेगा क्रिटिकल मास लंदन, क्रिटिकल मास बर्लिन, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कह लें कि उसी हम भी उसी के पार्ट, एक चेन है हमारी, तो उसी का एक पार्ट है। हमारा सोशल मीडिया पे सारे हमारे हैं, लाइक हम बहुत एक्टिव हैं क्रिटिकल मास लाहौर। आपको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सारे जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हम वहीं पे अनाउंस करते हैं और मेंबर्स भी जो